हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 16 लेके आए हैं, जो कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। इसके अलावा आपका सामान्य ज्ञान और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट भी डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो देख लीजिए और अपनी तैयारी का आगमन कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 16। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्रिकेट मैच में सचिन, विनोद तथा सौरभ द्वारा बनाए गए रनों की कुल संख्या कितनी है? 285 है। सचिन द्वारा बनाए गए रनों का सौरभ द्वारा बनाए गए रनों के औसत कितना है? 3:2 है। अनुपात कितना है? 3:2 है। सौरभ और विनोद द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात कितना है? 3:2 है। इस मैच में सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या बताइए। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए, ये तीनों नाम दे रखे हैं, सचिन, सौरभ और विनोद। तीनों का अनुपात दे रखा है। क्या अनुपात दे रखा है? देखिए, सचिन और सौरभ का अनुपात दे रखा है 3:2। हमने सचिन और सौरभ का अनुपात मान लिया 3:2। अब सौरभ और विनोद का अनुपात दे रखा है 3:2। सौरभ और विनोद का अनुपात दे रखा है 3:2। अब हमें तीनों का संयुक्त अनुपात चाहिए। तो संयुक्त अनुपात कैसे निकालेंगे? देखिए, आपको ये वाली जगह खाली रहेगी, इस वाली जगह में आपको ये वाली संख्या भर देनी है, यानी इसके सामने वाली संख्या में, यानी सामने वाली जगह में आपको वही सामने वाली संख्या ही भर देनी है। तो यहाँ पर 2 के सामने है तो 2 रख दीजिए, यहाँ पर 3 के सामने वाली जगह खाली है तो यहाँ पर 3 रख दीजिए। ठीक है। अब तीनों का संयुक्त अनुपात कैसे निकालेंगे? 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी आपस में इनका गुणा करना है। आपस में इनका गुणा करना है। अब क्या करिए, अब इन दोनों का, यानी अब क्या निकल आया? आपका तीनों का संयुक्त अनुपात निकल के आ गया। अब तीनों का आपका संयुक्त अनुपात निकल के आ गया। देखिए, अब तीनों का योग कितना हो जाएगा? 9, 6, 15, 4, 19, यानी तीनों का योग कितना आ गया? 19। लेकिन दे कितना रखा है? आपका तीनों का योग दे रखा है 285। तो 19 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 285। तो एक की वैल्यू कितनी जाएगी? 285/19, यानी कि आपका आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा? 15, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपको 15। आपसे पूछा है कि सचिन ने कितने रन बनाए थे? सचिन ने कितने रन बनाए? 9 यूनिट रन बनाए हैं। कितने बनाए? 9 यूनिट रन बनाए हैं। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 9 गुणा 15, यानी कि 135। आपके सचिन द्वारा बनाए गए रन कितने हो जाएंगे? 135, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए का 2 गुना बी के 3 गुने तथा सी के 4 गुने के बराबर है तो एबीसी का अनुपात क्या होगा? देखिए, जैसे ऊपर वाला सवाल किया था वैसे इसको सवाल का सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको बोला ए का 2 गुना, यानी ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है। क्लियर? तो यहाँ से ए अपॉन बी कितना मिल जाएगा? 3/2, यानी कि 3:2। ए अनुपात बी कितना मिल जाएगा? 3:2। क्लियर? ये अनुपात बी बराबर मिल गया 3/2। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है? ए का 2 गुना सी के 4 गुने के बराबर है, यानी ए इंटू 2 बराबर सी इंटू 4। तो यहाँ से आपका 2 से कट जाएगा ये 2 बार, तो ए अपॉन सी बराबर मिल जाएगा आपको 2:1, यानी ए अनुपात सी बराबर हो जाएगा 2:1। आपको 2 चीजें मिल गई। अब हमें तीनों का संयुक्त अनुपात चाहिए। संयुक्त अनुपात कैसे निकालेंगे? जैसे इससे पिछले वाले सवाल में निकाला था। देखिए, हमने मान लिया 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। हमने सी को इधर क्यों लिया है? क्योंकि हमें ए और सी का अनुपात दे रखा है। देखिए कैसे निकालेंगे। ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है? ए और बी का अनुपात दे रखा है 3:2, और ए और सी का अनुपात कितना दे रखा है? 2:1। क्लियर? अब देखिए, 3 के सामने जगह खाली है तो 3 को यहाँ रख लीजिए। 3 के सामने जगह खाली है तो 3 को यहाँ रख लीजिए। 2 के सामने खाली जगह है तो 2 को यहाँ रख लीजिए। अब देखिए कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। अब ए, बी और सी का अनुपात कितना आ गया? ए, बी और सी का अनुपात आ गया। ए की वैल्यू कितनी है? 6, बी की वैल्यू कितनी है? 4, और सी की वैल्यू कितनी है? 3। ए बी सी का अनुपात कितना आ गया? 6:4:3। 6:4:3। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6:4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 वर्ष पहले ए बी सी तथा डी की औसत आयु 45 वर्ष थी और उनमें ई को सम्मिलित करने पर पांचों की औसत आयु कितनी हो जाती है? 49 वर्ष हो जाती है। तो ई की आयु कितनी होगी? तो देखिए, 5 वर्ष पहले सबकी औसत आयु कितनी थी? 5 वर्ष थी। तो वर्तमान में सबकी, सॉरी 5 वर्ष नहीं, 45 वर्ष थी। तो वर्तमान में सबकी औसत आयु कितनी हो जाएगी? तो 5-5 साल सब में जुड़ जाएंगी, क्योंकि 5 साल पहले 45 थी ना। तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 5-5 साल सब में जुड़ जाएगी। इन वर्तमान में सबकी औसत आयु कितनी हो जाएगी? 50 हो जानी चाहिए थी। कितनी हो जानी चाहिए थी? 50 हो जानी चाहिए थी। लेकिन उनमें से ई को सम्मिलित करने के बाद में क्या हुआ कि उनकी औसत आयु 49 रह गई। 49 किसकी वजह से रह गई? ई की वजह से रह गई, क्योंकि ई यदि 50 साल का ही होता तो सबकी औसत आयु 50 वर्ष होती।
लेकिन ये कुछ कम साल का है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, सब में से कुछ कुछ साल घटी है, जिसकी वजह से वो 49 वर्ष रह गए। देखिए ई को होना चाहिए था 50 साल का, लेकिन कितने साल का है, तो देखिए कितने की कमी आई है, प्रत्येक पे एक एक साल की कमी आई है। 50 का होना चाहिए था, लेकिन 49 रह गया औसत। तो एक की कमी आई है कितने पे, 5 लोगों पे। 5 हटा दीजिए इसमें से, कितना आ जाएगा 45। तो ई की जो उम्र होगी वो कितनी होगी, 45 साल होगी। तो राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक थैली में 3 प्रकार के सिक्के हैं, एक वाले 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जो इस अनुपात में है, उनका कुल मूल्य कितना है, 372 है। तो सिक्कों की कुल संख्या बताइए कितनी हो जाएगी। देखिए सॉल्व करते हैं। वैसे तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता रखा है, एक अलग सी वीडियो बना रखी है सिक्कों वाली, उम्मीद है आपने देखी होगी, नहीं देखी तो आप देख लीजिए। और इस तरह का इस वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हरा देता है, और 400 मीटर की दौड़ में बी सी को 40 मीटर से हरा देता है। 500 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इस सवाल को थोड़ा अच्छी तरह से समझ लीजिए, रेस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए ए और बी कोई 1000 मीटर की दौड़ है, मान लीजिए, ठीक है, ये दौड़ है आपकी 1000 मीटर की। इसमें ए और बी दो व्यक्ति दौड़ते हैं। ये जब पूरी दौड़ पूरा कर लेता है, यानी 1000 मीटर जब चल लेता है, तो बी 100 मीटर से हार जाता है, यानी ए बी को 100 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब बी ने कितनी मीटर चली होगी, 900 मीटर दौड़ दौड़ी होगी। यानी जब एक 1000 मीटर दौड़ता है, तब बी कितना दौड़ता है, 900 मीटर दौड़ता है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर होगी। और नेक्स्ट दौड़ देखिए, 400 मीटर की दौड़ में बी सी को 40 मीटर से हरा देता है। तो एक दूसरी दौड़ है जिसमें, जो कि कितने मीटर की है, 400 मीटर की है, जिसमें बी और सी दौड़ते हैं, और बी सी को कितने मीटर पर हरा देता है। यानी बी जब 400 मीटर पूरी कर लेता है, इसमें किसने पूरा किया था, ए ने पूरा किया था। जब बी पूरी दौड़ पूरी कर लेता है, तब सी कितना चल पाता है, 40 मीटर से हार जाता है। इसका मतलब 360 मीटर दौड़ता होगा। क्लियर, ये वाली बात तो क्लियर होगी आप यहाँ तक। अब देखिए, अब खेल शुरू होगा आपका। क्या, देखिए कि जब बी 400 मीटर दौड़ता है, बी कितना दौड़ता है, 400 मीटर दौड़ता है, तो सी कितना दौड़ता है, 360 मीटर। क्लियर, जब 400 मीटर की दौड़ थी, जब बी ने 400 मीटर दौड़ पाया, तो सी कितना दौड़ पाया था, 360 मीटर दौड़ पाया था। तो जब बी 1 मीटर दौड़ेगा, तो सी कितना दौड़ेगा, 360 बटे में 400। क्लियर, तो जब बी ने 900 मीटर दौड़ा था, जब बी 900 मीटर दौड़ा था, तो सी कितना दौड़ पाएगा, तो इसका मतलब जब 900 मीटर दौड़ पाएगा बी, तो सी कितना दौड़ेगा, 360 बटे में 400 गुणा 900। इसको सॉल्व करिए जरा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आंसर आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब 4 से कटेगा ये आपका 90 बार, और 9 ने 90 इंटू 9 कितना जाएगा, 81, यानी 810 मीटर दौड़ेगा। यानी जब आपका बी 900 मीटर दौड़ता है, तब सी कितना दौड़ता है, 810 मीटर। जब सी 810 मीटर दौड़ता है, इसका मतलब सी 810 मीटर दौड़ेगा। तो जब सी 810 मीटर दौड़ेगा, तो ए कितना दौड़ा था, ये दौड़ा था आपका 1000 मीटर दौड़ा था। जब ए 1000 मीटर दौड़ता है, तो सी कितना दौड़ता है, 810। ए दौड़ता है 1000 मीटर, तो सी दौड़ता है 810 मीटर। क्लियर, अब कह रहा है कि 500 मीटर दौड़ है, दौड़ कितने मीटर की है, 500 मीटर की, यानी इसका आधा है। तो जब ए 500 मीटर दौड़ेगा, तो सी कितना दौड़ेगा, इसका आधा, यानी 405 मीटर दौड़ेगा। तो कितने मीटर से हरा देगा इसको, तो इसको हरा देगा आपका 500 माइनस के 405, यानी कि 95 मीटर से हरा देगा। तो आपसे ये तो पूछा है कि 500 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हरा देगा। तो जब दौड़ 500 मीटर की होगी, जब दौड़ 1000 मीटर की थी, तब सी 810 मीटर दौड़ता था। तब जब दौड़ 500 मीटर की होगी, तो सी कितना दौड़ेगा, 405 मीटर, यानी ये इसका आधा हो गया, तो इसका भी आधा हो जाएगा। तो 405 मीटर दौड़ेगा, तो हराएगा कितने मीटर से, तो हराएगा 500 माइनस के 405, यानी कि 95 मीटर से हराएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 95 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन के 1/16 के बराबर है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक दर के बराबर है, तो वार्षिक दर बताइए। देखिए साधारण ब्याज दे रखी है आपको, आपको पता है कि जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो देखिए जो ब्याज दे रखी है वो मूलधन के 1/16 के बराबर है, तो मूलधन हमने मान लिया पी, तो ब्याज कितना हो जाएगा, p/16। क्लियर, क्योंकि पी के 1/16 के बराबर p/16 हो जाएगी। तो मूलधन गुणा दर, दर दे रखी है, दर और समय दोनों क्या दे रखे हैं, सब बराबर दे रखे हैं। तो हमने समय को भी क्या मान लिया, आर ही मान लिया, बटे में कितना आ जाएगा, 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, पी से पी खत्म, यहाँ कितना बचेगा, 1/16। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 100/16, यानी कि
तो 4 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 25 बार। तो R बराबर आएगा 25/4 का वर्गमूल यानी कि 5/2, यानी कि 2 सही 1/2%। कितना हो गया 2.5%। तो R की वैल्यू कितनी आ गई 2.5%। ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यायामी अपनी सामान्य चाल की 5/4 साल से दौड़कर अपने दौड़ने के समय में 5 मिनट सुधार करता है। उसी दूरी को दौड़ने में उसे सामान्यतः लगने वाला समय क्या होगा? तो देखिए, यदि उसकी चाल और समय, चारों समय में क्या संबंध होता है? चारों समय में विपरीत संबंध होता है। जब 5/4 का मतलब क्या है? 5/4 का मतलब है यदि आपकी चाल पहले 4 थी तो अब कितनी हो गई? पहले 4 थी तो अब कितनी हो गई? 5 हो गई। चाल पहले 4 थी तो अब कितनी हो गई? 5 हो गई। समय क्या लगेगा? समय हमेशा चाल का उल्टा होता है। तो समय क्या लगेगा? 5:4 के अनुपात में समय लगेगा आपको। यानी पहले यदि आपकी चाल 4 थी तो समय आपको 5 यूनिट लग रहा था। यदि आपकी चाल पहले 5 थी तो अब समय लगेगा 4 यूनिट। इसका मतलब कितने समय का कितने फायदा कर लिया? 1 यूनिट समय का फायदा कर लिया। लेकिन 1 यूनिट कितने के बराबर है? 5 मिनट के बराबर। 1 यूनिट 5 मिनट के बराबर है तो आपसे पूछा कि उस दूरी को दौड़ने में उसे सामान्यतः लगने वाला समय, यानी पहले कितना समय लगता था? 5 यूनिट। तो 1 यूनिट 5 के बराबर, तो 5 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 5 गुणा 5 यानी कि 25 मिनट के बराबर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6,000 की संयोजित एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए जमा की गई। 3 तथा 2 वर्षों के ब्याजों का अंतर कितना होगा? तो देखिए, 2 और 3 और 2 वर्षों के ब्याजों में अंतर कैसे निकालेंगे? देखिए देखिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए। 3 साल और 2 साल के लिए अंतर, ब्याज के लिए अंतर का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए अंतर का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2 इंटू R अपॉन 100। ये क्या है? ब्याज में अंतर, ब्याज में अंतर का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें रख दीजिए P की वैल्यू कितनी है? 6,000 गुणा 1 प्लस R कितना दे रखा है? 5/100 की पावर 2 इंटू 5/100। सॉल्व कर लीजिए इसको। 6,000 गुणा 5 से कटेगा 20 बार, 20 एकम 20 और 21, 21/20। 2 बार है तो इसको 2 बार लिख देंगे। 21/20, तो यहाँ से 5 से कटेगा 20 बार, 1/20, 1/20। क्लियर? अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो, 1 तीनों खत्म। यहाँ बचेगा 6। 21 का गुणा 21 में कितना जाएगा? 441 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8। कितना जाएगा? 8। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 2 से कटेगा 3 बार और 2 से कटेगा 4 बार। 4 से 1 कितने बार कटेगा? देखिए 4 से 1 कटेगा। यदि आपको यहाँ पे 440 होता तो कितने बार कट जाता? 110 बार कट जाता। यदि यहाँ पे 40 होते, 440 होता तो आपका ये 4 से 110 बार पूरा पूरा कट जाता। लेकिन 441 है तो इसका मतलब 110 से थोड़ा ज़्यादा बार कटेगा। 110 का जब 3 में गुणा कर देंगे कितना जाएगा? 330 तो आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा था, इसका मतलब कुछ और आएगा। तो 330 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। 330 पॉइंट समथिंग ऑप्शन किसमें है? इसमें है। बाकी दोनों ऑप्शन क्या है? छोटे छोटे हैं। ये आपको ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो ये आपके तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते। आपका एक ही ऑप्शन है जो आपका आसानी से आपका निकल के आ जाएगा आंसर। आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे बाहर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप थोड़ा अंदाजा लगा के भी आप राइट आंसर निकाल सकते हैं आराम से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। यदि ए क्रॉस बी का मतलब ये है ए इंटू बी प्लस बी, तो 5 स्टार 7 किसके बराबर होगा? तो देखिए पहले क्या करना है? दोनों का गुणा, यानी 5 गुणा 7 प्लस के बी मतलब 7। 5 7 35 और 7 कितना जाएगा? 42। तो आपका राइट आंसर कितना जाएगा? 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक त्रिभुज के शीर्ष लंब 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखा जाया हो तो उसके संगत आधार में कितनी कमी करनी पड़ेगी? देखिए मान लीजिए पहले आपका क्षेत्रफल जो था, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था वो 100 था। और 10% की वृद्धि होगी तो अब कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल 110 हो जाएगा। वो कह रहा है कि आपको क्षेत्रफल को बढ़ाना नहीं है, उतने का उतना ही रखना है, यानी 100 का 100 ही रखना है। देखिए 110 हो गया था ना, तो 110 से अब कितना कम करना पड़ेगा? आपको 10 की कमी करनी पड़ेगी। कितने पे करनी पड़ेगी? 110 पे। तो 100/110 गुणा 100 परसेंटेज में चाहिए तो गुणा 100 कर देंगे। 0 से 0 खत्म। 1/10 की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10 गुणा 100, 10 नहीं 1/11। 1/11 गुणा 100 की फ्रैक्शन क्या होती है? 9 सही 1/11%। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन ने 25 पुस्तकें 2000 में खरीदी तथा उन्हें 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। तो एक पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए
यानी 25 पुस्तकें बेचने पर 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो कितना परसेंट का लाभ होता है? तो देखिए 5/25 माइनस के 5 यानी कि 20 गुणा 100, 5 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 25 बार, यानी कुल मिलाकर उससे 25% का लाभ होता है। 25 वस्तुओं को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर बेचा जाता है, यानी 25 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 5 वस्तुओं के 25 वस्तुओं का जो बेचने पे जो लाभ मिल रहा है वो 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर मिल रहा है। तो कुल मिलाकर लाभ कितने परसेंट का मिल रहा है? तो 5/25 माइनस के 5 यानी कि 20, 5/20 गुणा 100 यानी कि 25% का लाभ मिल रहा है। तो 2000 की चीज खरीदी थी, उसमें 25% का लाभ मिल रहा है, तो 2000 का 25% कितना हो गया? 2000 का 25% हो गया 500 रुपये, यानी कुल मिलाकर उसे 500 रुपये का लाभ हो रहा है। लेकिन पुस्तकों में कितनी पुस्तकों के बराबर लाभ हो रहा है? 5 वस्तुओं में विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो 500 रुपये किसके बराबर हो गए? 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर। तो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर है? 500 के बराबर। तो एक पुस्तक का विक्रय मूल्य कितने के बराबर हो जाएगा? 5 से कट जाएगा 500, 100 बराबर 100, यानी एक पुस्तक का जो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपये। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 37 की पावर 754 का इकाई अंक क्या होगा? देखिए जब भी आपको इस तरह से पावर दे रखी है तो आपको क्या करना है, जो पावर है यानी जो घात है 754, जो घात है उसमें आप 4 से भाग दीजिए। जब आप इसमें 4 से भाग देंगे तो आपका शेषफल बचेगा 2, 2 शेषफल बचेगा। जो शेषफल बचे आपको उसके इकाई अंक की पावर में लिखिए। यहाँ पे इकाई अंक कितना है? 7, 7 की पावर कितनी हो जाएगी? 7 की पावर हो जाएगी 2, 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 49, 49 में इकाई अंक कितना आता है? 9, आपका राइट आंसर भी कितना हो जाएगा? 9। दोबारा देखिए, आपको मैंने ये बोला था कि जो आपकी संख्या दे रखी है उसमें इस जो घातें दे रखी हैं तो इस घात में आपको 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने पर जो शेषफल बचे, 4 से भाग देने पर आपको इसमें 2 शेषफल बचेगा, तो जो शेषफल बचे उसको इकाई अंक की पावर में लिखिए। तो 7 की पावर 2 लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 49, 49 में जो इकाई अंक आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इकाई अंक कितना आ रहा है? 9, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, दो अंक की संख्या का योगफल दे रखा है 132, यदि उनका मासा 11 हो तो संख्याएं क्या होंगी? देखिए हमने संख्या मान ली 11A और 11B, ठीक है, 11A और 11B, 11A और 11B क्यों मानी? क्योंकि इनका मासा कितना दे रखा है? 11, तो जो मासा होगा हमें उसके मल्टीपल में ही हमें संख्या माननी होगी। 11A और 11 और B, दो संख्या मान ली। अब क्या है, दोनों संख्या का जो योगफल है वो कितना है? 132 है। दोनों संख्या का योगफल कितना है? 132। तो यहाँ से आपका 11 कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी बराबर हो जाएगा 132, तो a प्लस बी बराबर 132/11 यानी कि 12, यानी दोनों संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड है उनका योग कितना आ गया? उनका योग आ गया 12। तो आपको 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे आप कर सकते हो 11 है और 1, जैसे आपने टुकड़े कर सकते हो 1 और 11 कर सकते हो। जैसे आप कर सकते हो आप कर सकते हो अभाज्य गुणनखंड में 5 और 7, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और तो कोई गुणनखंड होंगे नहीं जो अभाज्य गुणनखंड होंगे जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। आप 3 और 9 नहीं कर सकते क्योंकि 3 और 9 में आपस में कुछ ना कुछ कॉमन है। 2 और 10 भी नहीं कर सकते, इनमें भी आपस में कुछ ना कुछ कॉमन है। 4 और 8 भी नहीं कर सकते, इनमें आपस में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो आपको 2 ऐसे गुणनखंड करने हैं। अभी आपकी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड आ गए, आप इन्हें 11 से गुणा कर दीजिए। तो पहली संख्या आपकी 11 है और 11 11 121, तो दो संख्या आपकी 11 और 121 हो जाएंगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 11 पंजे 55 और 11 सत्ते 77। दूसरी संख्या क्या हो जाएंगी? 55 और 77। आपके ऑप्शन में एक ये वाला ऑप्शन दे रखा है, ये वाला ऑप्शन नहीं दे रखा, तो आपका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? 55 और 77 वाला। आपको दिखाई नहीं दिया होगा, देखिए 55 और 77 वाला, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 55 और 77। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बार ग्राफ दिया हुआ है आपको। देखिए ये जो आपकी इस तरह से लंबी लंबी लाइन है ये आपकी ट्रैफिक प्राप्तियों को दिखाती है, और जो आपकी खड़ी लाइनें हैं आपके कुल व्यय को दिखाती है, ठीक है। आपको बोला है क्वेश्चन में कि यदि लाभ बराबर क्या है? सकल ट्रैफिक प्राप्तियां माइनस के कुल व्यय, यानी कुल प्राप्तियां माइनस के कुल व्यय। तो बस 2014 2004 और 5 में सकल ट्रैफिक प्राप्तियों का कितने प्रतिशत के बराबर है? बस 2004 और 5 में सकल ट्रैफिक प्राप्तियों का कितने प्रतिशत के बराबर लाभ हुआ है, लाभ बताना है कितने प्रतिशत हुआ है।
देखिए 2004 और 5 की बात चल रही है। 2004 और 5 में देखिए प्राप्तियां कितनी हुई है, प्राप्तियां हुई हैं आपकी 8500, ठीक है। और आपका व्यय कितना हुआ है, व्यय हुआ है आपका 8000। तो आपका लाभ कितना हो गया, 500 रुपये का लाभ हो गया। कितने पे, आपको सकल ट्रैफिक प्राप्तियों में बताना है। प्राप्ति कितनी थी, 8500 आपकी प्राप्तियां है, बटे में 8500 कर देंगे गुणा 100, यानी 500 बटे में 85 गुणा 100। जीरो से जीरो खत्म, 5 से कटेगा एक बार, 5 से 17 बार। 1/17 की वैल्यू कितनी होती है, 1/17 की वैल्यू होती है 5 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो 5 पॉइंट समथिंग किस में आंसर है, ऑप्शन नंबर ए में है 5 पॉइंट समथिंग। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए किस वर्ष में सकल ट्रैफिक प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में लाभ अधिकतम हुआ है। तो अधिकतम लाभ किस में हुआ है, देखिए अधिकतम लाभ किस में हुआ है, जहाँ गैप अधिकतम होगा वहाँ लाभ अधिकतम होगा। देखिए यहाँ पे कितना है, 58 से 64, 8 का है। यहाँ आपका, यहाँ कितने का है, यहाँ आपका है 600 का। यहाँ कितना है 500, यहाँ कितना है आपका 600, यहाँ कितना है आपका यहाँ पे भी 600 है, यहाँ पे आपका 300। तो परसेंटेज में पूछा है कि परसेंटेज में सबसे ज़्यादा लाभ कहाँ पर होगा। देखिए अच्छी तरह से समझिए। देखिए आपको ये गैप दे रखा है, यहाँ पे गैप कितने का है, यहाँ पे तो 200 गैप है, तो ये तो इसमें तो परसेंटेज ज़्यादा लाभ होगा नहीं। यहाँ पे कितने गैप है, यहाँ पे 600 का गैप है, यहाँ कितने का है 600 का, यहाँ पे भी कितने का है 600 का, यहाँ कितने का 500 का, यहाँ कितने का है 600। तो जिसमें ज़्यादा गैप होगा उसमें ज़्यादा लाभ होगा। दूसरी बात क्या होगी, जिसका बेस कम होगा, जिसका बेस यानी जिस भिन्न का बेस कम होगा उसमें परसेंटेज क्या आएगी, ज़्यादा निकल के आएगी। तो देखिए इन तीनों में बेस किसमें कम है, सबसे कम। देखिए आपको पूछा है कि ऑप्शन देखिए पहले तो, किस वर्ष में सकल ट्रैफिक प्राप्तियों के प्रतिशत में सबसे कम ट्रैफिक प्राप्ति किस में है। देखिए अब आप ग्राफ को देख लीजिए, आपको ऑप्शन में दे रखा था 2005 और 6, 5 और 6 में कितना है, 5 और 6, 5 और 6 में आपका ये, इसमें आपकी प्राप्तियां कितनी 9400। इसका बेस बहुत अधिक हो जाएगा, यानी इसका जो भिन्न का बेस होगा वो अधिकतम हो जाएगा। जब बेस अधिकतम होगा तो आपका परसेंटेज में लाभ होगा वो कम से कम होगा। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा आपको ऑप्शन दिया था 2004 और 5, 2004 और 5 में देखते हैं इसमें कितना है, इसमें आपका 8500 हो जाएगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन दिया था 2003 और 4, तो ये 3 और 4 में देखते हैं, यहाँ 7500 है, यहाँ पर 6900, यहाँ पर भी 600 का गैप है। देखिए तीनों में गैप क्या है आपका, सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। इसमें 500 का गैप है तो ये आपका वैसे भी नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना है 7500 बटे में आएगा, जब 7500 बटे में आएगा, यहाँ पे आपका 6400 बटे में आएगा। तो जिसका बेस सबसे कम होगा वही उसमें लाभ क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। भिन्न में क्या होता है, मान लीजिए कोई आपकी 1/2 भिन्न है और 1/4 भिन्न है, ठीक है। जब आपको ऊपर वाली संख्या समान हो तो जिसका बेस कम होगा उसकी वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। जिसका बेस कम होगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पे आपकी वही कंडीशन बन रही है, जहाँ पे बेस छोटा होगा वही आपका क्या है, क्या करे उसमें क्या होगा, अधिकतम आपको लाभ मिलेगा। क्यों, क्योंकि इनका जो गैप है वो सेम बैठ रहा है। देखिए यहाँ पे भी 600 का गैप है, यहाँ 600, यहाँ 600 का है, यहाँ पे 600 का है, ये 500 का तो कम ही होगा पहले से ही। तो तीन कंडीशन में आपको समान गैप बनना है, तो जिसमें बेस आपका छोटा होगा वही आपका क्या हो जाएगा, वहां पर आपको लाभ अधिकतम मिलेगा। बेस किसमें छोटा है, 2003 और 2002 और 2003 में। तो आपका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, 2002 और 2003, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 280 प्रति किलोग्राम वाली 7 किलोग्राम को 240 प्रति किलोग्राम वाली 9 किलोग्राम चाय में मिलाया गया है, प्रति किलोग्राम में से चाय का औसत बताइए। देखिए इस बार इस क्वेश्चन को भी मैं उसी तरीके से बताऊंगा जिससे पिछले प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन बताया था। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको क्वेश्चन को। देखिए एक बना लीजिए तराजू टाइप का, 280 प्रति किलोग्राम वाली कितनी चाय है, 7 किलोग्राम, कितनी है 280 वाली, और 9 किलोग्राम की कौन सी है, 240 वाली। इनका जो एवरेज होगा वो इनमें कहीं ना कहीं बीच में होगा, इस लाइन पर कहीं ना कहीं बीच में होगा। अब मैंने आपको क्या बताया था पिछले सवाल में कि पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि इनका जो रेशियो होता है, इनका रेशियो कितना है, 7:9 का ही है। तो उनको 7 को यहाँ रखिए और 9 को क्या रखिए यहाँ पे, तो 9 और 7 16, 9 और 7 16। इनका जो जोड़ होता है वो इन दोनों के गैप के बराबर होता है, इनका जोड़ इन दोनों के गैप के बराबर होता है। इनका गैप कितना हो गया, 40 और 280 और 240 का गैप कितना हो गया, 40। और इनका जोड़ कितना होगा, 9 से 7 16, यानी 16 बराबर हो जाएगा 200, सॉरी 16 बराबर हो जाएगा 40, 16 बराबर हो जाएगा 40। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा आपका, एक बराबर हो जाएगा 40/16, यानी कि 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, यानी कि 2.5 के बराबर हो जाएगा।
तो 1/2 के बराबर हो जाएगा, तो 7 कितने के बराबर हो जाएगा, 7 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा आपको 25/175 यानी 17.5 17.5। तो इनका जो औसत होगा उसमें 240 में 17.5 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा आपका 257.5, यानी 240 प्लस के 17.5 जाएगा 257.5। तो पूरी क्लास का जो औसत, सॉरी पूरी जो चाय का औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 257.5, 257.5 किलोग्राम, 5 रुपये सॉरी। तो पूरी जो चाय का औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मिश्रित चाय का औसत कितना हो जाएगा 257.5। इस तरीके से आप कम कैलकुलेशन में ही आप सवाल निकाल सकते हैं। बाकी दूसरा तरीका आपको पता ही है, इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिए, दोनों को जोड़ के 9 7 16 से भाग कर दीजिए, औसत निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि की जाए, वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि तभी होगी जब उसकी त्रिज्या में वृद्धि की जाए, त्रिज्या में वृद्धि की जाए, तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी। तो क्षेत्रफल वृद्धि कैसे निकालेंगे, तो देखिए 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणा 50 बटे में 100, यानी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100 वाला एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, उसी फॉर्मूले से आपको निकालना है। देखिए 0 से 0 खत्म, 50 50 100 100 और 25 कितना आ जाएगा 125, यानी कितने परसेंट का वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में, 125% की वृद्धि हो जाएगी। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 125%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में, ए और सी मिलकर 12 दिन में और बी और सी मिलकर 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए देखिए ये कंडीशन दे रखी है, ए और बी दोनों मिलकर 18 दिन में कर रहे हैं, ए और सी मिलकर कर रहे हैं 12 दिन में, और बी और सी मिलकर कर रहे हैं 9 दिन में। हमने क्या कर लिया, तीनों का एलसीएम ले लिया, 18 12 और 9 का एलसीएम हो जाएगा आपका 36। ए और बी दोनों मिलकर 18 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, तो एक दिन में करेंगे 2 काम, 36/18 यानी कि 2। तीनों ए और सी मिलकर कर रहे हैं 12 दिन में पूरा काम, तो एक दिन में करेंगे 3 काम, ठीक है। बी और सी मिलकर एक दिन में पूरा पूरा काम कर रहे हैं 9 दिन में, तो एक दिन में कितना कर देंगे 36/9 यानी कि 4 काम कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, यानी कि ए प्लस बी और प्लस ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी तीनों का, इन सबका मिला के एक दिन का काम कितना हो गया, 2 और 3 5 और 4 9, सबका मिला के एक दिन का काम हो गया 9। तो देखिए 2 ए आया है इसमें, 2 बी है 2 सी है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 9। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2 यानी कि 4.5, यानी तीनों का एक दिन का काम हो गया 4.5 यूनिट। क्लियर। अब जरा ये बताइए कि आपसे पूछा गया, आपसे पूछा है कि बी अकेला कितने दिन में कर सकते हैं, तो जरा बताइए ए और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे थे, 3 काम कर रहे थे, तो ए और सी का काम हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, 3 काम घटा देंगे, तो कितना बचेगा आपका काम, बचेगा आपका माइनस ए से ए खत्म, माइनस के सी से ए खत्म, बचेगा आपका बी का काम। बी का काम कितना हो जाएगा एक दिन का, 4.5 में 3 घटा देंगे, कितना बचेगा 1.5, यानी बी एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में करता है 1.5 काम। बी एक दिन में 1.5 काम करता है, तो 36 काम करने में मुझे कितना समय लगेगा, तो 36 काम करने में 36/1.5 यानी कि ये कटेगा आपका, जीरो हटाए पॉइंट हटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, 360 कटेगा 15 से 24 बार, यानी पूरा काम करने में उसको कितने दिन लग जाएंगे, 24 दिन लग जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखिए 7 का सबसे छोटा गुणज जिसे 6 9 15 तथा 18 में से किसी के भी द्वारा भाग देने पर शेष 4 रहता हो तो होगा। तो देखिए 7 का गुणज पूछा है, तो 7 का जो भी गुणज होगा वो 7 से तो कटेगा ही ना। देखिए इन 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा जो 7 से कट रहा है, बाकी कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है 7 से कट रहा। देखिए 76 7 से नहीं कटता, ये भी नहीं होगा। 94 7 से कटता है, नहीं कटता, ये भी नहीं होगा। 184 7 से कटता है, 184 आपका 7 से नहीं कटता, 184 आपका 7 से नहीं कटता, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा आपका डी, जो आपका 7 से कटेगा। आपको इन सब चीज़ों की कोई जरूरत नहीं पड़ी, आपको सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट यूज करना था कि जो भी इसका गुणज होगा वो 7 से कटेगा ही कटेगा। तो आपको ऑप्शन में आप चेक कर लेना था कि 7 से कौन सा कट रहा है, एक ही ऑप्शन ऐसा मिला जो 7 से कट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी अपने माल को 20% की कटौती पर बेचता है, फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। वह माल को अंकित मूल्य पर कितने बेचे, और माल को अंकित मूल्य पर बेचे तो उसे कितना लाभ होगा। तो देखिए क्या सॉल्व करेंगे। देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि CP/MP, CP क्या है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, MP क्या है आपका अंकित मूल्य। CP/MP बराबर 100 माइनस के डिस्काउंट यानी कि छूट परसेंट,
%, पर डे में 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ परसेंट। क्लियर। अब देखिए आपको दे रखा है CP अपॉन MP बराबर दे रखा है 100 माइनस की छूट दे रखी है आपको 20% की, कटौती कितने परसेंट की दे रखी है 20% की, और लाभ कितने परसेंट का दे रखा है आपको 25% का। तो 100 में से 20 के तो 80 बचा, और 100 प्लस 125 यानी 100 प्लस 25 यानी कि 125। अब देखिए इसको काट लेंगे आप, किससे काटेंगे आप इसको, आप इसको काट लेंगे, ये कट जाएगा आपका 4 से कटेगा, 4 से आपका कटेगा, तो 4 से नहीं कटेगा, ये आपका 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 16 बार, और 5 से कटेगा ये आपका 25 बार, यानी 16/25, यानी CP अपॉन MP बराबर मिल जाएगा आपको, CP अपॉन MP बराबर मिल जाएगा आपका 16/25। आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि वो अंकित मूल्य पर ही बेचे तो उसे कितना लाभ होगा। तो देखिए यानी वो चाहता है कि वो 25 रुपये में ही बेचे, 25 यूनिट में ही बेचे, कौन सी चीज़ को, 16 वाली चीज़ को 25 में बेचे, उसे लाभ कितने का होगा। तो जब 16 वाली चीज़ को 25 में बेचेगा तो कितने का लाभ हो जाएगा, 25 माइनस के 16 यानी कि 9 रुपये का लाभ होगा, कितने पे, क्रय मूल्य पे। लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो 9 का लाभ होगा, 9 का लाभ होगा किस पे होगा, 16 पे, गुणा 100, परसेंटेज में चाहिए तो गुणा 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 25 बार, 25 निम्न कितना होते हैं 225, तो 225 बटे में 4, 225 बटे में 4 का मतलब हो जाएगा आपका, भाग कर लीजिए इसको, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, एक बचा 25, यानी 56.25 का, यानी उनको जो लाभ होगा वो कितने परसेंट का होगा, 56.25 का लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। देखिए सभी बच्चे शिक्षार्थी और सभी शिक्षार्थी जवान हैं, तो आरेख बताना है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिए, और वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो सजेशन बताइए कि क्या कमी रह गई, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।